चैप्टर नंबर 2 की प्रश्नावली 2 का क्वेश्चन नंबर 3 है प्रतिस्थापन विधि के बारे में। प्रतिस्थापन विधि पहले समझ लेते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। प्रतिस्थापित करना, आपको ये दो चर वाला रैखिक समीकरण है, दो चरों वाली रैखिक समीकरण, दो चरों वाली रैखिक समीकरण। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था एक चर वाला वर्ग समीकरण, जो कि कुछ इस तरह का होता था। इस टाइप का होता था। ये एक चर वाला है, चर चेंज नहीं हुआ है ना, एक्स है तो एक्स ही है, एक ही चर होगा पूरे समीकरण में और नंबर्स अलग अलग हो सकते हैं। और ये वर्ग समीकरण था, मतलब एक घात वर्ग होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है ना, b 0 हो सकता है। वर्ग समीकरण में अगर ये टर्म मिक्स हो तो वर्ग समीकरण नहीं कहलाएगा, ये टर्म मिक्स हो तो चल जाएगा, ठीक है, तो भी वो वर्ग समीकरण कहलाता है। उसमें b की वैल्यू 0 हो सकती है, लेकिन a की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती वर्ग समीकरण में। अब हमारे सामने है दो चरों वाला रैखिक समीकरण। इसका फॉर्मेट होता है ax प्लस by, ठीक है, प्लस c इक्वल टू 0, ये इसका फॉर्मेट है। ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ दो चर दिख रहे हैं आपको, तो इसमें भी a और b दोनों 0 नहीं होगा, क्योंकि कोई भी एक 0 हो गया तो x और y का एग्जिस्टेंट ही नहीं होगा ना। अगर मैं a को 0 कर दूं तो x होगा ही नहीं उस समीकरण में, तो वो जो दो चर वाला कैसे होगा, तो इसमें a और b दोनों 0 हो सकते, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। दो चर वाला रैखिक समीकरण सॉल्व करने के लिए ना आपको उसमें क्या था, वर्ग समीकरण में बहुत मेथड है, ठीक है, गुणनखंड विधि है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं, तो वो एक ही समीकरण से सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन दो चर वाले रैखिक समीकरण में x और y की वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको हमेशा दो समीकरण की आवश्यकता पड़ेगी, चाहे आप कोई विधि से क्यों ना हल करें, ठीक है। एक समीकरण से दोनों की वैल्यू डिफाइन नहीं हो पाएगी, ठीक है, एक ही चर होता तो हो जाती, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपको ना दो समीकरण दिए रहेंगे, जैसे a1x b2y है ना, b1y एंड c2। समीकरण देखोगे a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये हो गया आपका समीकरण 2, है ना, ये दो समीकरण होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे और फिर हम उनको सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि आपको दोनों समीकरण है ना, एक समीकरण को पहले यूज करते हैं, लेते हैं और उसमें से कोई भी एक चर को है ना उस साइड ले जाके पक्षांतर करते हैं, संख्या और चर को उधर पक्षांतर करते हैं, ठीक है। देन आप यहाँ से क्या करते हैं, पक्षांतर करने के बाद आपको x की वैल्यू निकालते हैं एक समीकरण से, जो कि दूसरे चर के फॉर्म में होती है, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, एक किसी एक चर की वैल्यू वो दूसरे चर के फॉर्म में होगी। देन जो भी आपका आता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, इसमें रख देते हैं। जैसे x की वैल्यू मैंने निकाली y के फॉर्म में, तो यहाँ पे y वाला आएगा, x जगह पे y वाला टर्म्स आएगा, तो मैंने यहाँ पे मान रख दूँगी, तो ये पूरा समीकरण एक चर वाला हो जाएगा ना, ठीक है ना। और उसके थ्रू फिर हम लोग को वहाँ से वैल्यू मिल जाती है पक्षांतर करके, और जो वैल्यू मिलती है उसको हम लोग फिर वन इक्वेशन में रख देते हैं, 1 या 2 किस में रख सकते हैं, जो भी y की वैल्यू मिल जाती है। इस तरह से दोनों ही सूत्र है। हाँ, ये सूत्र है, ये फॉर्मूला है, मतलब ये वर्ग मानक समीकरण किस तरह का होता है, मतलब आपके x और y, अगर यहाँ पर x है तो यहाँ y नहीं होगा, है ना। अगर पता चला यहाँ पे दो चर वाला है तो दोनों अलग अलग चर नहीं हो सकते। अगर यहाँ x है यहाँ y है तो यहाँ पे भी x और y होना जरूरी है, ये फिक्स है, अरे समझ में, है ना। अगर यहाँ पे x y और यहाँ y z है तो फिर नहीं काम बनेगा। ऐसा नहीं कि अलग अलग समीकरण में अलग अलग चर हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए मानक वर्ग समीकरण में लिख के बताया कि x और y है तो यहाँ पे भी x y ही रहेगा। आपको c1 c2 दिया है, जहाँ 1 2 दिया है वहाँ आपके वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। c1 c2 तो आपके नंबर डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे नंबर डिफरेंस हो सकते हैं, इसलिए b1 b2 ऐसे नाम दिए, ठीक है। तो ये मानक समीकरण है, इससे तुलना करेंगे हमेशा a1 b1 की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, x माइनस वाई समीकरण दिया है, पहला समीकरण दिया आपको x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड इक्वेशन आपको दी है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ये आपको इक्वेशन दी है। तो हम इसको ले लेते हैं समीकरण 1 और इसको ले लेते हैं समीकरण 2।
हम लोग समीकरण 1 का यूज करेंगे। तो अब यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 1 से। अब क्या करेंगे इसमें, x माइनस वाई इक्वल टू -1। आप फ्री हो, किसी को पक्षांतर कर सकते, किसी एक चर की वैल्यू निकालनी। तो मैं अगर x की वैल्यू निकालूं तो मुझे किसको पक्षांतर करना पड़ेगा, यहाँ पे y को, है ना। तो माइनस वाई जो है उस पक्ष पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं y माइनस 1। तो ये आपको x की वैल्यू मिल गई जो किसकी है, y के टर्म्स में है, ठीक है। इसको भी आप इक्वेशन दे सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखते हैं। समीकरण 2 है आपका 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो 3x की जगह में आएगा y माइनस 1 एंड माइनस 2y इज इक्वल टू 12। 3 का मल्टीप्लाई y से तो क्या हो जाएगा, 3y प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 12। अब y और y वाला समान चर है ना, आपस में घट सकते हैं, विपरीत नहीं घटते। तो अब हम थोड़ा सामने लाते हैं, 3y माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 3y में से 2y गया तो y एक बार लिखेंगे, 3 में से 2 गया 1, तो पॉजिटिव आ रहा है। बड़ी संख्या का जो साइन है वो पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है। तो y माइनस 3 इज इक्वल टू 12। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की वैल्यू निकालनी है, जो भी संख्या साथ में है उसको पक्षांतर कर देंगे। तो -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, -3 इधर वो माइनस है, तो माइनस जाके क्या हो जाता है, प्लस, ठीक है। तो माइनस घर गया और जाके प्लस हो गया। तो 12 में आप प्लस कर दोगे 3 को तो कितना आएगा, 50। आपको y की वैल्यू मिल गई 15, ठीक है। अब हमको क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी। तो बहुत सारे वेज है, 3 वेज है आपके x की वैल्यू निकालनी। या समीकरण 1 में मान रखो, या समीकरण 2 में मान रखो, या समीकरण 3 में मान रखो। सबसे बेटर है समीकरण 3, क्योंकि आपको डायरेक्ट दे दिया है। अब इसमें रखोगे तो आपको सबको पक्षांतर करना पड़ेगा, तो पक्षांतर करके दिया, ठीक है। तो समीकरण 3 में मैं रखती हूँ y का मान रखना। तो x बराबर क्या दिया है, y माइनस 1 दिया है, x बराबर y माइनस 1। तो y की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 40। x की वैल्यू, y की वैल्यू आपकी 15 है और x की वैल्यू आपकी 40।